बच्चों, कक्षा 12 में हम लोगों ने शिक्षा शास्त्र में 3 पाठ पहले पढ़ लिए हैं। अब हम लोग चौथा पाठ ब्रिटिश काल में शिक्षा शुरू करेंगे या एजुकेशन इन ब्रिटिश पीरियड आज पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग। इससे पहले का कार्य आपने कॉपी में कर लिया होगा और उसको याद भी कर लिया होगा, तो उसकी फ़ोटो हमको भेज दीजिएगा और जब स्कूल खुलेंगे तो आप लोगों का टेस्ट भी होगा। आज हम लोग शुरू करेंगे ब्रिटिश काल में शिक्षा। भारत में शिक्षा का उद्देश्य न केवल भारतीय लोगों का बौद्धिक व नैतिक स्तर ऊंचा करना है, बल्कि उसके साथ ही ऐसे व्यक्तियों को उत्पन्न करना है जो ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ बना सकें तथा जिनको विश्वास के साथ राज्य पदों पर नियुक्त किया जा सके। यानी कि ब्रिटिश काल में शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक और नैतिक स्तर को ऊंचा करना था। ब्रिटिश काल का मतलब है कि अंग्रेज़ों के समय की बात की जा रही है, क्योंकि वो ब्रिटेन के नागरिक थे इसलिए उनको ब्रिटिश कहते हैं। तो अंग्रेज़ों के समय में जो शिक्षा का उद्देश्य कहा गया वो बौद्धिक स्तर और नैतिक स्तर को ऊंचा करना था, साथ ही ऐसे लोगों को तैयार करना था जो कि राज्य को चलाने में मदद कर सकें, क्योंकि ब्रिटिश जो लोग थे या अंग्रेज़ थे वो उनकी भाषा अलग थी, उनकी वेशभूषा और उनका रहन सहन बिल्कुल ही अलग था भारतीयों से। इसलिए उनको राज पदों पर नियुक्त करने से पहले उनको अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक था, ताकि वो अंग्रेज़ों के शासन को चलाने में मदद कर सकें। तो मुख्य रूप से ब्रिटिश काल में या अंग्रेज़ों के समय में ऐसे नौकरों को तैयार करने के ऊपर ध्यान दिया गया जो कि ब्रिटिश अधिकारियों या अंग्रेज़ों के कामों को, राज्य चलाने के जो कार्य हैं उनको आसानी से कर सकें, ताकि उनकी बात को समझ सकें और उनके आदेशों का पालन कर सकें। तो आज इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि मुग़ल शासकों में अंग्रेज़ों के पश्चात मुग़ल साम्राज्य कमज़ोर हो गया। शासक अपनी सत्ता के लिए संघर्ष करते रहे, जिससे उन्हें उनकी जड़ें जो थीं वो खोखली होती गई, क्योंकि इन सब में कोई एकता नहीं थी। इसलिए ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। अंग्रेज़ों का एक एक करके शासन इनके राज्यों पर होता चला गया। इसी अवधि में मराठा साम्राज्य का उदय हुआ और उत्तर भारत में इसका प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की। प्रारंभ में इस कंपनी का उद्देश्य केवल व्यापार करना था, यानी कि ये अपने यहाँ की चीज़ें या सामान यहाँ पर बेचने के लिए आते थे, यहाँ के सामान को खरीदना के लिए आते थे, तो इसी को व्यापार कहते हैं। तो पहले केवल व्यापार करने की ही, क्योंकि ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसको कि ब्रिटिश महारानी ने आज्ञा दी थी कि हाँ आप व्यापार कर सकते हैं पूर्वी देशों में जा कर के। लेकिन बाद में ये धर्म प्रचार की भी प्रयास करना आरंभ कर दिया। इन्होंने अपने विद्यालय खोले और यहाँ पर चर्च भी बनाए और लोगों का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की। उनको लालच भी दिया, पदों का लालच, धन का लालच, अच्छे जीवन का लालच, समाज में मान सम्मान का लालच। इस तरीके से इन्होंने धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कई स्थानों में दान आश्रित विद्यालय, यानी जहाँ पर पैसा नहीं लिया जाता था, एकदम निःशुल्क शिक्षा हुआ करती थी। इन विद्यालयों में भारतीय अंग्रेज़ कंपनी कर्मचारियों व गरीब जनता के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलती थी। यहाँ पढ़ना लिखना तथा गणित के अतिरिक्त ईसाई धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी। किंतु कुछ कठिनाइयों के कारण कंपनी ने मिशनरियों को धर्म प्रचार के लिए आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन देना बंद कर दिया और शिक्षा के क्षेत्र में तटस्थता की नीति अपनाई जाने लगी। यानी कि सरकार ने इन मिशनरियों को धर्म प्रचार के लिए कोई भी पैसा देना, क्योंकि ये पैसा बांट करके, पैसा दे करके, धन का लालच दे करके लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहे थे। इस तरीके से गलत कार्यों को करने के कारण ही ब्रिटिश मिशनरियों को पैसा देना कंपनी ने बंद कर दिया। कुछ वर्षों के बाद कंपनी की शिक्षा नीति में फिर परिवर्तन हुआ। कंपनी भारतीयों के अपने कार्यालयों पर कार्य करने के लिए शिक्षित करना चाहती थी, क्योंकि इनको जैसे जैसे ये भारतवर्ष पर इनका प्रभुत्व स्थापित होता चला गया, इनका साम्राज्य बढ़ता चला गया, इनको कामकाज के लिए अधिक लोगों की आवश्यकता होने लगी जो कि इनकी अंग्रेज़ी भाषा को जाने और इनके कार्यों को करने में इनके पूरी तरीके से भक्त हों और इनके कार्यों को आसानी से अच्छे तरीके से कर सकें। इसलिए कंपनी के अधिकारियों ने 1780 में मुसलमानों को उच्च शिक्षा देने के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि इन्होंने मुसलमानों को अपनी तरफ लाने के लिए या धर्म परिवर्तन करने के लिए और उनका लाभ उठाने के लिए
उनको मदरसा की स्थापना की, उनके लिए मदरसा बनवाया। इस प्रकार 1791 में हिंदू धर्मशास्त्रों और कानून की शिक्षा देने के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। ये भी हिंदुओं को अपनी ओर लाने के लिए या इनको लालच देने के लिए और इनको अपनी ओर मिलाने के लिए बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। इन संस्थाओं की स्थापना का उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना था, ताकि ये इनकी ओर मिल जाएं और इनको अपना साथी समझें और इनके कार्यों में सहयोग करें, इनके राज्य को सुदृढ़ बनाएं। सन 1800 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, किंतु ब्रिटिशकालीन शिक्षा का द्वितीय काल सन 1813 से शुरू होता है। सन 1813 में एक आज्ञा पत्र आया जिसने खलबली मचा दी, और ये जो आज्ञा पत्र था ये ईसाई मिशनरी इसके अनुसार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता दे दी गई कि आप जितना भी धर्म प्रचार करना चाहें उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। भारतीय साहित्य और विज्ञान की प्रगति के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने की अनुमति दी गई। इसी 1 लाख रुपए के व्यय करने के लिए ही बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, आपस में मनमुटाव हुए, लोगों के गुट बन गए कि 1 लाख रुपए कहाँ पर खर्च किया जाएगा। इसके ऊपर एक बहुत ही लंबा विवाद शुरू हो गया, यह एक झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि उस समय 1 लाख रुपए किस प्रकार से किस शिक्षा पे खर्च किया जाएगा, कैसी शिक्षा दी जाएगी, इसके ऊपर कोई भी विवरण या विस्तार से इसके बारे में नहीं बताया था कंपनी ने। 1813 के इस आज्ञा पत्र के अनुसार कंपनी पर शिक्षा का उत्तरदायित्व आ गया, किंतु 1 लाख रुपए का व्यय करने की विधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था कि कैसे खर्च किया जाएगा और कौन सी पढ़ाई पर खर्च किया जाएगा। केवल ये कहा गया था कि भारतीयों को साहित्य और विज्ञान की शिक्षा दी जानी है और उसके लिए 1 लाख रुपए खर्च किया जाएगा, 1 लाख रुपए ब्रिटिश महारानी देंगी। इसलिए शिक्षा के उद्देश्य, साधन और माध्यम को लेकर वाद विवाद उत्पन्न हो गया और ये विवाद बहुत साल तक चला। इस विषय को लेकर देश में 3 विचारधारा उत्पन्न हो गई, यानी 3 गुट बन गए। 3 तरीके के विचारधाराएं सामने आई, जिसमें से पहला था कि पहली विचारधारा के अनुसार कि भारत में ज्ञान, विज्ञान और पाश्चात्य यानी कि पश्चिमी अंग्रेज़ों की सभ्यता का प्रसार अंग्रेज़ी को शिक्षा का माध्यम बना करके किया जाए, यानी कि पूरी तरीके से अंग्रेज़ बना दिया जाए। यहाँ के लोगों को उनको अंग्रेज़ी भाषा पढ़ाई जाए, अंग्रेज़ी साहित्य पढ़ाया जाए और अंग्रेज़ी ज्ञान विज्ञान से परिचित कराया जाए। इस विचारधारा का नेतृत्व लॉर्ड मैकाले ने किया था। दूसरी विचारधारा के अनुसार फ़ारसी, अरबी और संस्कृत भाषा के द्वारा शिक्षा का प्रसार किया जाए। इस विचारधारा के समर्थक लॉर्ड हेस्टिंग और लॉर्ड प्रिंसेप प्रमुख थे, क्योंकि वो यहाँ पर पहले से रह रहे थे। लॉर्ड मैकाले बाद में आए यहाँ पर, और लॉर्ड हेस्टिंग और प्रिंसेप जानते थे कि यहाँ के लोगों को उन्हीं की भाषा में अगर पढ़ाया जाए तो शिक्षा का प्रसार अच्छे से होगा और यही इनके हित में भी होगा। तो इन्होंने ये कहा कि हमें इन भारतीयों को फ़ारसी, अरबी और संस्कृत भाषा में ही इनको शिक्षा दीक्षा दी जाए। तीसरी जो विचारधारा थी वो थी, समर्थक थे उसके गवर्नर मुनरो और मुंबई के गवर्नर स्टुअर्ट एल्फिंस्टन। इनके अनुसार पश्चिमी ज्ञान विज्ञान का प्रचार देशी भाषाओं के माध्यम से किया जाए, यानी कि यहाँ के लोगों को पश्चिमी ज्ञान विज्ञान तो पढ़ाया जाए लेकिन इन्हीं की भाषा में पढ़ाया जाए। अब ये तीनों जो विचारधाराएं थी आपस में टकराने लगी। इन लोगों के अपने अपने मत थे और कोई भी झुकने को राज़ी नहीं था, और इसी को हम प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहते हैं, यानी कि जो पुरानी विचारधारा है और जो पश्चिमी विचारधारा है उन दोनों के बीच में जो विवाद उत्पन्न हो गया उसी को प्राच्य पाश्चात्य विवाद कहते हैं कि 1 लाख रुपए किस प्रकार की शिक्षा पर खर्च किया जाए, शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए और बच्चों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए। सन 1813 के आज्ञा पत्र के अनुसार भारत में जनसाधारण की शिक्षा का प्रबंध करना कंपनी का कर्तव्य हो गया और इस कर्तव्य को पूरा करने के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि सुरक्षित कर दी गई, परंतु आज्ञा पत्र में स्पष्ट नहीं था कि धन कैसे व्यय किया जाएगा, जिससे कि विवाद उत्पन्न हो गया। यह विवाद 20 साल तक चलता रहे, यहाँ यानी कि 1813 से 1833 तक कुल 20 सालों तक यही नहीं
क्लियर हो सका कि ये 1 लाख रुपए कैसे खर्च किए जाएंगे। यह विवाद निम्नलिखित विषय पर था। विवाद का विषय था कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य, लक्ष्य, माध्यम और साधन क्या होने चाहिए। इन विवादास्पद प्रश्नों को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में 3 प्रमुख वर्ग बन गए। एक को कहा गया प्राच्य शिक्षावादी, दूसरे थे पाश्चात्य शिक्षावादी और तीसरे थे लोक भाषावादी। प्राच्य शिक्षावादियों का कथन था कि भारतवासियों को प्राचीन भारतीय साहित्य की शिक्षा दी जाए, वो भी संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाओं के माध्यम से दी जाए। ये पुरानी विचारधारा वाले कंपनी के पुराने अधिकारी थे। हेस्टिंग्स और मिंटो की इस नीति के अनुगामी थे। कलकत्ता मदरसा तथा बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना इसी नीति के अनुसार की गई थी कि इनको भारतीयों की शिक्षा जो है वो संस्कृत, अरबी और भारतीय और फारसी भाषाओं के माध्यम से दी जाएगी। प्राच्यवादी विचारधारा के कारण क्या थे? इन्होंने क्या कारण दिया कि इस तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए? उन्होंने कहा कि प्राच्यवादी नीति के समर्थक पुराने अधिकारी थे जो लंबे समय से भारत में रह रहे थे और इस संस्कृति को अच्छे से पहचान चुके थे, उसके प्रशंसक भी बन चुके थे कि ये भारतीयों की संस्कृति और सभ्यता बहुत अच्छी है और इससे ब्रिटिश लोगों को भी, अंग्रेज़ों को भी इससे लाभ मिलेगा। इन अधिकारियों को ये भी डर था कि भारतवासी शायद पश्चिमी शिक्षा का विरोध करेंगे। भारत के साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए भी वो किसी तरीके का विरोध का खतरा नहीं उठाना चाहते थे। ये अनुभवी अधिकारी भारतवासियों की संकीर्णता, मतभेद और अंधविश्वास को बनाए रखना चाहते थे कि ये जिस कुएं में जी रहे हैं ये उसी तरीके से जीते रहें। उनको किसी भी प्रकार का नया ज्ञान, विज्ञान और साहित्य की शिक्षा देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है और उन्हें अंधा बना के रखना चाहते थे कि इनको कुछ भी अंधविश्वास को बनाए रखें, अपने मतभेद और संकीर्णता को ये उसी में जीते रहें। इसलिए इनको प्रगति और विकास का कोई भी मौका नहीं देना चाहते थे। ये लोग कलकत्ता मदरसा और संस्कृत कॉलेज को सुरक्षित रखना चाहते थे ताकि ये जिस रूप में चल रहे हैं वो वैसे चलते रहें। ये रूढ़िवादी अधिकारी नहीं चाहते थे कि भारतवासी अंग्रेज़ी पढ़कर उनके बराबर बन जाएं, समकक्ष यानी बराबर बन जाएं। अपनी बराबरी वो नहीं चाहते थे, इसलिए उनको नीचे अपने से नीचे रखने के लिए वो अपने बराबर का ज्ञान और भाषा उनको नहीं सिखाना चाहते थे। प्राच्यवादियों द्वारा अपने पक्ष में दिए गए तर्क थे। 1813 के आज्ञापत्र की व्याख्या करते हुए प्राच्यवादियों ने तर्क दिया कि साहित्य का अर्थ भारतीय और हिंदू और मुसलमानों का साहित्य है और विद्वान भारतवासियों से तात्पर्य प्राचीन भाषाओं और ज्ञान के ज्ञाताओं से है और विज्ञानों का प्रचार और प्रसार प्राचीन भारतीय भाषाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए, तभी भारत के लोग इसको स्वीकार करेंगे और अंग्रेज़ी शिक्षा इनके ऊपर लादना सही नहीं क्योंकि ये लोग विरोध कर सकते हैं। भारत की प्राचीन भाषाओं में अगाध ज्ञान है, बहुत सारी भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं और वो उसमें बहुत सारा ज्ञान है, इसलिए अंग्रेज़ भी इससे लाभ उठा सकते हैं। भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन को सुरक्षित रखने के लिए प्राचीन भाषाओं को सुरक्षित रखना या इसी प्रकार से चलते देना आवश्यक है। आर्थिक दृष्टि से भी ये बहुत ही लाभदायक था क्योंकि अंग्रेज़ी शिक्षा के लिए अंग्रेज़ों को टीचर के या अध्यापक के पद पर नियुक्त करना होगा, उन्हें वेतन भी अधिक देना पड़ेगा। इंग्लैंड से बुला करके उनको यहाँ पर रखना और उनको वेतन देना ये बहुत ही खर्चीला होगा और जबकि यहाँ पर जो भारत के लोग हैं वो बहुत ही कम वेतन पर काम करने के लिए तैयार हैं। भारतवासी कभी भी अंग्रेज़ी के विद्वान हो ही नहीं सकते, यानी वो अंग्रेज़ी पढ़ने के लायक ही नहीं हैं। पाश्चात्य शिक्षावादी जो थे, इस वर्ग के लोग देश में अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने के पक्ष में थे। कंपनी के नवयुवक अधिकारी ईसाई मिशनरी और चार्ल्स ग्रांट इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे। राजा राम मोहन राय जैसे कुछ प्रगतिशील भारतीय भी इस विचारधारा के समर्थक थे कि भारतीयों को अंग्रेज़ी ज्ञान विज्ञान साहित्य और उनको अंग्रेज़ी भाषा सिखाई जानी चाहिए क्योंकि जो राजा राम मोहन राय थे वो बहुत ही अच्छे समाज सुधारक माने जाते हैं जिन्होंने समाज में व्याप्त कई अंधविश्वासों को, रूढ़ियों और प्रथाओं को दूर करने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया था। और पाश्चात्य विचारधारा के जो कारण थे वो ये थे कि इस दल में जो लोग थे वो सभी युवा थे और वो अपने ज्ञान विज्ञान पर उनको बहुत ही ज़्यादा घमंड था। अंग्रेज़ों के साहित्य पर, उनके ज्ञान विज्ञान पर, अंग्रेज़ी भाषा पर उनको इतना ज़्यादा अभिमान था कि वो अपने आगे भारतीयों के ज्ञान विज्ञान, उनके साहित्य, उनकी भाषा को बहुत ही निचले स्तर का समझते थे।
उन्हें अपने देश की संस्कृति और भाषा पर बहुत ही अधिक गर्व था और वो यहाँ की संस्कृति और भाषा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सोचा कि भारतीयों का उद्धार यानी कि उनका सुधार और उनकी प्रगति जो है वो पाश्चात्य संस्कृति के द्वारा ही संभव हो सकती है। इसलिए भारतीयों को पाश्चात्य साहित्य और भाषा पढ़ाई जानी चाहिए, तभी ये जिस कुएं में हैं उससे बाहर निकल सकेंगे और ये जान सकेंगे कि अंग्रेज़ों का साहित्य और ज्ञान विज्ञान कितना उच्च कोटि का है। इसलिए वो इस 1 लाख रुपए को अंग्रेज़ी साहित्य को पढ़ाने और अंग्रेज़ी भाषा को सिखाने पर ज़्यादा जोर दे रहे थे। इन दिनों भारत में अंधविश्वास का बहुत बोलबाला था, इसलिए जो राजा राम मोहन राय थे वो चाहते थे कि जब ये पश्चिमी ज्ञान विज्ञान को पढ़ेंगे तो ये अंधविश्वास से भारत की जो जनता है वो अंधविश्वास से दूर होगी। ज्ञान विज्ञान को जब ये जानेंगे तो ये अंधविश्वास से दूर होंगे और देश और दुनिया में क्या हो रहा है उससे उसको ये जानेंगे तो इनकी प्रगति होगी और ये अपने अंधविश्वास रूढ़िवादी प्रथाओं से आगे निकल सकेंगे और प्रगति कर सकेंगे। इसलिए राजा राम मोहन राय जो कि भारत के थे वो इसमें समर्थन कर रहे थे। यह एक राजनीतिक चाल भी थी। पाश्चात्य शिक्षा का उद्देश्य भारत में ऐसे नौकर तैयार करना था, एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो कि रंग रूप में तो भारतीय होगा लेकिन वेशभूषा में, यानी कि उनको अंग्रेज़ों की तरह कपड़े पहनाए जाएंगे, उनको अंग्रेज़ों की तरह अंग्रेज़ी में बातचीत करना सिखाया जाएगा और उनके चिंतन और विचार भी अंग्रेज़ों के ही जैसे होंगे। इस प्रकार ये भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाना चाहते थे ताकि हमारा काम भी अच्छे से हो और ये हमारे सदैव गुलाम बने रहें। कंपनी के राज्य का पर्याप्त विस्तार हो गया था और अनेक दफ्तरों में कार्य के लिए भारी संख्या में बाबुओं की आवश्यकता थी। इतने व्यक्ति इंग्लैंड से नहीं आ सकते थे और ये बहुत ही खर्चीला था, अतः अंग्रेज़ी पढ़े भारतीयों की आवश्यकता थी। और तीसरे थे लोक भाषावादी जो कि देशी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम चाहते थे। यद्यपि ये लोग पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को महत्व देते थे, वही पढ़ाना चाहते थे, लेकिन भाषा ये भारतीय चाहते थे। बम्बई के गवर्नर स्टुअर्ट एल्फिंस्टन और मद्रास के गवर्नर मुनरो इसी मत के समर्थक थे। तो आज की क्लास यहीं तक। हम लोग अब अगली क्लास में लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अधोनित चिंतन सिद्धांत जो कि कई बार पूछा जाता है, इसके बारे में हम लोग अब कल पढ़ेंगे।